पहले तो मैंने सोचा कि शायद वो कोई जानवर होगा, लेकिन जब वो आवाज़ दोबारा आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कोई गलियारे में नंगे पैर चल रहा है। पर कौन, ये देखने के लिए मैंने अपनी टॉर्च उठाई और दरवाजे की तरफ देखा। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम ऋषि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये घटना साल 2012 की है। उस समय मैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे गांव पतराघाट में रहा करता था। उस दिन साप्ताहिक बाजार से घर लौटने में मुझे देर हो गई थी। रात का समय था और रास्ता सुनसान। रास्ते के सन्नाटे में केवल मेरी साइकिल की आवाज़ और कभी कभी झिंगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पर अचानक मुझे कुछ और भी सुनाई दिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे अपने साइकिल के पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, बल्कि वहाँ से कुछ दूरी पर दूसरे लोग बाजार से लौटते हुए नजर आ रहे थे। इसीलिए उस आवाज़ को उन लोगों का आहट समझकर मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया। लेकिन कुछ ही देर के बाद मुझे फिर से वही एहसास हुआ जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। लेकिन इस बार वो आवाज़ बहुत करीब से आ रही थी, जैसे अभी कोई मेरे बगल से गुजरने वाला हो। लेकिन काफ़ी देर तक ऐसा नहीं हुआ, जबकि वो आहट अब भी रुकी नहीं थी। इसीलिए एक पल के लिए मैं फिर से पीछे मुड़ा, पर वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, कोई भी नहीं। और वो आहट जो मुझे सुनाई दे रहा था वो भी मेरे पीछे मुड़ते ही बंद हो गया। लेकिन तभी अचानक मुझे अपने पास खड़े पेड़ों के बीच से हलचल की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई वहां से गुजरा हो। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ साफ साफ नजर नहीं आया। जब ये सब एक साथ हो रहा था तब मेरी दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी, क्योंकि वहां मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए वहां रुकना ठीक ना समझकर मैंने वहां से आगे बढ़ना ही ठीक समझा। लेकिन जब तक मैं अपने घर के पास नहीं पहुंचा तब तक मैंने राहत की सांस नहीं ली। मुझे पूरे रास्ते एक अजीब सा डर सता रहा था, पर घर के पास पहुंचने के बाद भी उस डर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि जिस रास्ते से मुझे अपना घर नजर आ रहा था उसके दूसरे तरफ एक नीम के पेड़ के पीछे मुझे कोई दिखाई दिया। उसकी आकृति इंसानों जैसी थी और वो उस अंधेरे में पूरा काला नजर आ रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे गौर से देखता, मैं अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और सामान को रखकर पानी पीने चला गया। उस दौरान मैं अपने रसोई में ही था कि तभी मुझे रसोई की खिड़की के तरफ से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जो किसी के फुसफुसाहट की आवाज़ लग रही थी। पर जब मैंने खिड़की से बाहर झाँक कर देखा तब वहाँ भी कुछ नहीं था। इसलिए मैंने अपने डर को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और खाना पीना खाकर सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, मुझे छत पर कुछ हलचल की आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे छत पर कोई चल रहा है। पर जब मैंने घर वालों से पूछा तब हम में से कोई भी छत पर नहीं था। इसलिए उन आवाज़ का आना अजीब तो था, लेकिन उससे भी अजीब और डरावना ये था कि वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रहा था। इसलिए वो आवाज़ किसकी है ये जानने के लिए मैं अकेले छत पर चला गया। और वहाँ जो मैंने देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना पल था, क्योंकि छत पर वही काला साया बैठा हुआ था
और उसकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। अपने सामने उस खौफनाक दृश्य को देखकर मेरी सांसें रुक गई थी। मैं एक कदम भी हिल नहीं पा रहा था। पर उसी डर के कारण एक पल ऐसा आया जब मुझसे वहां और रहा नहीं गया। न जाने क्यों उस दौरान मुझे डर के अलावा बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। वो एहसास क्या था मैं इसको बोलकर तो नहीं समझा सकता, लेकिन उस दौरान मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उस रात में छत से कैसे नीचे आया और बाकी का रात मैंने कैसे गुजारा ये आज भी मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन सुबह जब मैंने इन सब के बारे में अपने परिवार को बताया, उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ना तो वो आहट सुनी थी और ना ही उन्होंने उस काले साए को देखा था। पर उसके अगले रात भी फिर से वही हुआ। छत से कदमों का आहट आना और उस साए का वहां मंडराना, ये सब मेरे साथ दोबारा हो रहा था, सिर्फ मेरे साथ। इसलिए जब मुझे ये एहसास हुआ, मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं अब ये सोचकर डरने लगा था कि कहीं वो साया मेरे करीब ना आ जाए। हालांकि उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर इससे पहले कि ऐसा होता, मैं उसके अगले ही दिन एक पुजारी के पास गया, उस मंदिर में जो मेरे घर के पास था। वहां मैंने उस पुजारी को मिलकर उन्हें सारी बात बताई। बाजार से लौटने वाली उस रात के अलावा उस साई के बारे में जो मेरे घर के छत पर मंडरा रही थी। मेरी बातों को सुनकर उस पुजारी ने मुझे रुद्राक्ष से बंधे हुए 2 धागे दिए, एक अपने हाथ में बांधने के लिए और दूसरा घर के चौखट पर, जिसको करने के बाद से वो साया मुझे दोबारा नहीं दिखा। लेकिन उस घटना ने मेरे मन में डर और कई सारे सवाल छोड़ दिए, जैसे कि वो सब मेरे साथ ही क्यों हुआ था। आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ तो ये सब सोचकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि ऋषि जी के साथ घटा था। लेकिन दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होने वाली ये इकलौता असामान्य घटना नहीं है, बल्कि आज के दूसरे घटना में हम वहां की ही एक दूसरे घटना की बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के रोंगटे खड़े कर देने वाली उस घटना की बात करते हैं। मैं पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, और आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ साल 1998 में घटा था, यानी कि जब मैं 16 या 17 साल का रहा होऊंगा। लेकिन एक गरीब परिवार का इकलौता बेटा होने की वजह से मैंने उस उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि उस समय गांव के आसपास ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग सिर्फ खेती करते थे। इसलिए मैंने उन वाटर पंप को ठीक करने का काम शुरू किया, जिसका सभी किसान सिंचाई के वक्त इस्तेमाल करते थे। हालांकि तब उस काम को नया नया शुरू करने की वजह से मुझे उन वाटर पंप को ठीक करने का उतना तजुर्बा नहीं था। जिसमें इसी बीच एक दिन बाजार में पास के ही एक गांव से एक आदमी ने मेरे दुकान पर कदम रखा, जो कि यही कोई 40 से 45 साल के रहे होंगे, जो कि मेरे पास इसलिए आए थे क्योंकि उनके वाटर पंप से पानी नहीं आ रहा था, बल्कि जब भी वो अपने वाटर पंप को चला रहे थे तब उनके पंप से किसी तरह का आवाज निकल रहा था। इस समस्या को सुनने के बाद मैंने अपने औजारों का थैला लिया और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उस आदमी का गांव मेरे दुकान से करीब 5 किलोमीटर दूर था, जिसमें से 2 किलोमीटर के रास्ते में सिर्फ खेत ही खेत थे। वो रास्ता काफी लंबा था, इसलिए जब तक मैं उस आदमी का खेत तक पहुंचा तब तक दोपहर के 4 बज चुके थे। जहां पर उस आदमी का खेत था उसके ठीक बगल में ही आम के पेड़ों का एक बागान था। हालांकि वो बागान दिखने में किसी आम बागान के तरह ही था, लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता था कि आसपास के गांव के लोग उस बागान के पास जाने से भी डरते हैं, क्योंकि कई लोगों ने वहां पर कई बार किसी औरत के भटकती आत्मा को ना सिर्फ देखा था, बल्कि उन्होंने उस भटकती आत्मा को
अपने पास आते हुए भी महसूस किया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुझे तब इन सब के बारे में नहीं पता था, इसलिए मैं अपने औजारों के थैले के साथ उस वाटर पंप के पास बैठ गया, जो कि ठीक उसी आम के बगान से सटा हुआ था। हालांकि मैं उस वाटर पंप को ठीक करने की कोशिश तो कर रहा था, पर अब जब मैंने हाल ही में अपना काम सीखा था, तो ऐसे में मुझे उस पंप को ठीक करने में थोड़ा समय लग रहा था। इसीलिए ये देखकर कि उस पंप को ठीक करने में मुझे और भी वक्त लगेगा, वो आदमी मेरे लिए खाना लेने अपने घर चला गया, ये कहकर कि वो थोड़ी देर में वापस लौट आएंगे। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि उनका घर कहाँ पर है, लेकिन आसपास इतने सारे खेतों को देखकर मैं ये समझ गया था कि उन्हें वापस लौटने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब शाम के करीब 5 बज रहे थे और दिन भी ढलने को था, लेकिन ना तो वो आदमी लौटा था और ना ही मुझसे अभी तक वो वाटर पंप ठीक हुआ था। इसलिए मैं चुपचाप खेतों के उस सन्नाटे में अकेले बैठकर अपना काम कर रहा था। पर इससे पहले कि मैं अपना काम खत्म कर पाता, आसमान में अचानक से काले बादल मंडराने लगे, जिसके वजह से कुछ ही मिनटों में चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। इतना अंधेरा कि मैं बिना रोशनी के अपना काम नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं उस आदमी के इंतजार में उस आम के बगान के अंदर चला गया, ये सोचकर कि अगर बारिश हुई तो उन पेड़ों के वजह से मैं थोड़ा बहुत भीगने से बच जाऊंगा। उस बगान में जाकर मुझे 10 से 15 मिनट ही हुए थे कि तभी उन बादलों के पीछे पीछे ठंडी हवा का झोंका भी शुरू हो गया। हालांकि अभी तक मेरे साथ कोई भी डराने वाला किस्सा शुरू नहीं हुआ था, लेकिन वहां का जो माहौल बन चुका था, सच बताऊं तो मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था, क्योंकि इतने सारे खेतों के बीच उस काले और अंधेरे आसमान के नीचे सिर्फ मैं अकेला था। पर फिर भी ज्यादा कुछ ना सोचते हुए मैं जाकर एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया, और तभी मेरे साथ वो चीज हुआ जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने अचानक से ये महसूस किया कि पीछे से मुझे कोई आवाज दे रहा है, लेकिन शुरुआत में मैंने उसे ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि शायद वो पेड़ के हिलने की आवाज होगी, क्योंकि तब हवा भी बहुत तेज चल रही थी। लेकिन उसके ठीक थोड़ी ही देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई किसी को पीछे से बुलाता है। पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मैंने देखा कि वहां कोई नहीं है, जिसे देखकर पल भर में ही मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया था। और उसके ऊपर से वहां का जो भयानक नज़ारा था, उसे देखकर तो मेरे दिल की धड़कनें धीरे धीरे और भी तेज हो रही थी। हालांकि मैं वहां से जाना तो चाहता था, लेकिन ये सोचकर मैं नहीं गया कि वो आदमी आने ही वाला होगा, इसलिए मैं थोड़ा हिम्मत करके वहीं पर रुका रहा। पर यही कोई आधे घंटे के बाद जब मैंने घड़ी देखा, तब शाम के 6:30 बजने वाले थे और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। इसलिए मैं भीगने से बचने के लिए एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, जिसके ठीक बगल में एक और पेड़ था, लेकिन उस पेड़ को बीच में से काटा हुआ था। जहाँ थोड़ी देर खड़े रहने के बाद मुझे उसी पेड़ के तरफ से किसी औरत का आवाज़ आने लगा, जो कि मुझे मेरे नाम से ही बुला रही थी। पर जैसे ही मैंने उस तरफ गर्दन घुमाया, मैंने एक लंबी सी औरत को पेड़ के डाल पर झूलते हुए देखा। हालांकि उसकी नज़रें मेरी तरफ नहीं थी, लेकिन वो बार बार मेरा नाम लेकर मुझे ही बुला रही थी, जिसको देखते ही मेरा पूरा शरीर मानो एकदम ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि मैं इतना डर गया था कि मैं बताकर उसे बयान नहीं कर सकता। इसलिए मैंने किसी और चीज़ की परवाह ना करते हुए अपने औजारों के थैले को वहीं छोड़कर वहां से सीधा भागना शुरू कर दिया। मैं उस समय इतना डरा हुआ था कि उस बारिश में भागते हुए कब मेरा चप्पल पीछे छूट गया, इसका भी मुझे पता नहीं चला। मैं उस समय नंगे पैर भाग रहा था, लेकिन कहाँ ये भी मुझे नहीं पता था। मैं तब तक गिरते पड़ते भागता रहा जब तक कि मुझे पास के गांव में कोई घर नहीं दिख गया, जो कि वहां से तकरीबन
2 किलोमीटर दूर था। मैं वहां जिस घर में रुका था वहां पर ये सब बताने के बाद मुझे ये पता चला कि उस आम के बागान में कुछ सालों पहले पारिवारिक झमेले के वजह से एक औरत ने खुदकुशी की थी, जिसके बाद से उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है, जिसको मेरे पहले वहां के कई और लोगों ने भी देखा है। इसलिए उन्होंने उस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उस पेड़ को ही काट दिया जिस पर लटककर उस औरत ने खुदकुशी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो औरत आज भी वहां दिखाई देती है। दोस्तों, सौरभ जी ने जो अनुभव किया था ये कोई आम बात नहीं थी और न ही इकलौती, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस देखे जा चुके हैं जहां बहुत से लोगों ने आत्महत्याओं के जगह पर ऐसे चीजों को अनुभव किया है। इसलिए बिना किसी और देरी के हम आज के तीसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये घटना 1998 की है, जब मैं कोलकाता में अपने दोस्त अभिजीत से मिलने गया था। अभिजीत से मेरी कॉलेज के दिनों से गहरी दोस्ती थी और ये मेरा कुछ समय कोलकाता में बिताने का पहला मौका था। इसीलिए कोलकाता की भीड़ भाड़ और हलचल से दूर अभिजीत ने सुझाव दिया कि हमें सुंदरबन की यात्रा पर जाना चाहिए, जहां जाने के लिए मैं भी उत्सुक था, क्योंकि मैंने अभिजीत से उस जगह के बारे में काफी कुछ सुना था। इसलिए अगले दिन सुबह हमने यात्रा की योजना बनाई। अभिजीत ने एक स्थानीय गाइड को भी बुक कर लिया जो सुंदरबन के इलाकों को अच्छे से जानता था। उसका नाम था अनिल और वो शांत और एक अनुभवी व्यक्ति लग रहा था, जिसके सलाह पर हमने एक नाव किराए पर ली, क्योंकि सुंदरवन के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचने का यही सबसे सुरक्षित तरीका था। अनिल ने हमें बताया था कि सुंदरबन जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। खैर, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने सुबह सुबह यात्रा शुरू की। हालांकि वहां शुरुआत के कुछ घंटे तो बेहद सुखद और शांतिपूर्ण थे, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा माहौल में बदलाव आना शुरू हो गया। सूरज पश्चिम की ओर झुक चुका था और आसमान गुलाबी और नारंगी रंग से रंग गया था। पक्षियों की आवाजें भी धीरे धीरे कम हो रही थी और जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। इसलिए अनिल के कहे अनुसार जब सूरज पूरी तरह से ढल गया हम एक छोटे से द्वीप पर रुके। वहां की पानी की धाराएं बहुत ही शांत थी। अनिल ने कहा कि यह जगह रात बिताने के लिए एकदम सुरक्षित है, इसलिए हमने अनिल के कहने पर अपना टेंट वहीं लगाया। जिसके बाद समय के साथ साथ रात भी गहराने लगी थी और चारों तरफ घना अंधेरा फैल चुका था। उस दौरान अनिल और अभिजीत टेंट के अंदर खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, जबकि मैं वहीं दूसरी तरफ टेंट के बाहर बैठा हुआ था, उस सुंदर नज़ारे का मजा लेने जो मेरे सामने था। यानी कि झिंगुरों और मेंढक की टर के बीच मेरे सामने कई सारे जुगनू जल रहे थे, जो कि उस जंगल के अंधेरे को बहुत ही खूबसूरती से काट रहा था। लेकिन तभी उसी दौरान मेरी नज़र पानी के ऊपर एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी, जो कि स्थिर नहीं थी बल्कि वो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी ने लालटेन जलाकर हवा में लटका दी हो। पहले तो मैंने इसे अपनी आंखों का भ्रम समझा, लेकिन जब वो रोशनी कुछ देर तक वैसे ही बनी रही तो मेरा ध्यान उस पर पूरी तरह से केंद्रित हो गया। उसकी धीमी हरकतें और उसका रंग मानो मुझे अपनी ओर खींच रहा था, जिसे देखकर मेरे मन में डर और बेचैनी की लहर दौड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। अपने भावनाओं को खुद तक ही सीमित रखने की कोशिश की, लेकिन हर गुजरते पल के साथ वो रोशनी और भी अजीब लगने लगी थी और साथ में मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही वो रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने सोचा कि शायद ये किसी मछुआरे की लालटेन हो सकती है, लेकिन इस इलाके में इतनी रात को कोई क्यों होगा, ये सवाल मेरे मन में गूंज रहा था।
इसी बीच जब खाना बनकर तैयार हो गया, मैं खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगा। पर रात के दूसरे पहर होते ही मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जो कि ठीक मेरे टेंट के बाहर से आ रहा था। पर जब मैं बाहर गया तो बाहर वही रोशनी फिर से थी जो मैंने पहले देखा था, लेकिन इस बार वो हमारी नाव के और करीब आ चुकी थी और उसके साथ एक धीमी सी सिसकियों की आवाज़ भी गूंज रही थी। उस सन्नाटे में उस आवाज़ को सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। इसलिए मैं जल्दी से टेंट में गया और अनिल को ये सब बताने लगा। हालांकि अनिल मेरी बातों को सुनकर टेंट से बाहर तो आया था, लेकिन जब तक वो बाहर आया तब तक वो रोशनी गायब हो चुकी थी। पर अब जब मैंने उस रोशनी को देखा था तो ऐसे में अनिल को मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो सब मेरा वहम नहीं था। अनिल चुपचाप बस मेरी बातों को सुन रहा था। उसने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें वो कुछ और ही कह रही थी। पर अगले दिन जब हम वहां से वापस लौटे तब अनिल ने अकेले में मुझे बताया कि जिस रोशनी को मैंने देखा था उस रोशनी को गांव वाले आतोशी भूत कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि आतोशी भूत लोगों को रोशनी दिखाकर गुमराह करती है, यानी कि वो रोशनी अक्सर पानी के ऊपर या जंगल के अंदर दिखाई दी जाती है और जो लोग उसके पीछे चलते हैं वे रास्ता भटक जाते हैं। अनिल ने यह भी बताया कि कई बार लोग इस रोशनी का पीछा करते करते दलदल जैसी खतरनाक जगहों पर फंस चुके हैं और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो वापस नहीं लौटे। दोस्तों, आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। वो रोशनी, वो आकृतियाँ, वो सिसकियों की आवाज़ें मेरे लिए आज भी एक रहस्य है, क्योंकि मैं भले ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करूं, लेकिन जो मैंने देखा था उसका कोई सही तुक नहीं बनता। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के चौथे घटना की ओर, जो कि ऐसे ही रहस्यों और डरावने पलों से भरा हुआ है। ये साल 2002 की बात है, जब मैं बिहार के एक छोटे से गांव में स्कूल टीचर के तौर पर काम कर रहा था। उस गांव का नाम था बनगांव और ये जगह अपनी घनी हरियाली के वजह से जानी जाती थी। लेकिन उस हरियाली में कुछ ऐसा था जो रात के समय डरावना महसूस होता था। वो स्कूल करीब 8 से 9 साल पुराना था, जो था तो छोटा, लेकिन उसमें छात्रों की संख्या काफी ज्यादा थी, क्योंकि उस समय हर गांव में स्कूल नहीं हुआ करते थे। इसलिए आसपास के कई गांव के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ने आते थे। हालांकि उस स्कूल का स्थान थोड़ा अनोखा था, क्योंकि ये गांव के बाहरी हिस्से में घने जंगल के ठीक किनारे बना हुआ था। वो जंगल इतना घना था कि उसके अंदर सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। खैर, उस दौरान स्कूल में मुझे कई दिनों तक देर तक रुकना था, क्योंकि वार्षिक परीक्षाओं के वजह से मुझे बच्चों के पेपर चेक करने थे। उसी बीच एक दिन की बात है जब मुझे पेपर चेक करते हुए काफी देर हो चुकी थी। घड़ी देखा तो तब रात के करीब 7 बज रहे थे, जब ज्यादातर गांव वाले रात के खाने की तैयारी करते हैं। तब मैं स्कूल में अकेला बैठकर अपना काम कर रहा था। बाहर से आती उल्लू की पुकार और कभी कभी कुत्तों की भौंकने की आवाज ही उस जगह के सन्नाटे को तोड़ रही थी। तभी ठीक उसके कुछ मिनटों के बाद अचानक स्कूल के गलियारे से मुझे हल्की सी आहट सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वो कोई जानवर होगा, लेकिन जब वो आवाज दोबारा आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कोई गलियारे में नंगे पैर चल रहा है। पर कौन, ये देखने के लिए मैंने अपनी टॉर्च उठाई और दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वो गलियारा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, यानी कि वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा और आगे कदम बढ़ाया, मुझे गलियारे के एक कोने में
एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वो एक औरत की आकृति थी। उसने हल्के रंग की साड़ी पहन रखी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी। पर क्यों, ये जानने के लिए मैंने उनसे वहां आने का वजह पूछा, पर मुझे उस औरत के तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मैंने उसके थोड़ा पास जाकर दोबारा यही पूछा कि वो वहां क्या कर रही है। लेकिन उस औरत ने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो एकदम स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी मूर्ति की तरह। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका यह अजीब सा रवैया अब मुझे डरा रहा था, इतना कि मैं उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा कि वापस अपने कमरे में लौट जाऊं, लेकिन तभी उसने धीरे से अपना सर मोड़ा। उसकी हरकत इतनी धीमी और असामान्य थी। जब उसने अपना पूरा चेहरा मेरी तरफ किया तो उसकी आंखें मुझे साफ दिखाई दी। वो एकदम काली और गहरी थी, जैसे उनमें कोई रोशनी ना हो। उसे देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। तभी मेरी नजरें उसके पैरों की तरफ गई और मैं जैसे अपने जगह पर जम सा गया, क्योंकि उसका एक पैर वो एकदम उल्टा था। उस खौफनाक दृश्य को देखकर मेरे हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बचा। मैं अब बिना एक पल गवाए वहां से सीधे अपने कमरे की तरफ भागा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उस रात मैं पूरे समय जागता रहा, क्योंकि मुझे डर था कि वो औरत दरवाजे के बाहर खड़ी है, और साथ में ये भी कि कहीं वो अंदर ना आ जाए। मैंने इसी डर के साथ दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां सब कुछ शांत था। लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सा डरावना एहसास था। सुबह होते ही जब मैंने दरवाजा खोला और बाहर देखा, तब गलियारा बिल्कुल खाली था, लेकिन वहां मिट्टी से सने हुए कई सारे पैरों के निशान थे, जिनकी असामान्य बात यह थी कि उनमें से हर दूसरा पैर उल्टा था। यानी कि एक पैर सीधा और दूसरा पैर उल्टा, जो कि मैंने उसी दिन दोबारा देखा, जब इत्तेफाक से मेरी नजरें स्कूल के पीछे वाले जंगल की ओर गई, जहां की जमीन में ठीक वैसे ही पैरों के निशान थे जैसे कि मैंने स्कूल के अंदर देखा था, जो कि वहां से होते हुए घने जंगल की तरफ जा रहे थे। मैं थोड़ा घबराते हुए उन कदमों का पीछा करने लगा, लेकिन अचानक वो निशान एक पत्थर के पास जाकर खत्म हो गए। वो पत्थर ऐसा लग रहा था जैसे उसे जानबूझकर वहां रखा गया हो, लेकिन उसके आसपास की जमीन एकदम साफ थी, जैसे वहां हाल ही में किसी ने झाड़ू लगाई हो। जिसके पास मैं गया ही था कि तभी मेरे कानों में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी कल्पना है या हकीकत, पर पल भर में ही हवा एकदम ठंडी हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की सारी आवाजें अचानक गायब हो गई हो। रात के उस भयानक घटना के बाद ये सब देखकर मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही थी और मैं पीछे मुड़कर भागने को तैयार था, लेकिन उससे पहले ही मुझे अपने पीछे से किसी के छूने का एहसास हुआ। पर जब मैं पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, पर एक पल के लिए मानो सब कुछ रुक गया था। पर जब मुझे होश आया, मैं सीधे गांव की ओर भागा और तब तक नहीं रुका जब तक मैं वहां नहीं पहुंच गया। उस घटना के बाद मैंने कभी भी रात के समय स्कूल में रुकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि मुझे आज तक नहीं पता कि वो औरत कौन थी और वो वहां क्यों प्रकट हुई, लेकिन वो अनुभव आज भी मेरे दिमाग में कैद है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि मनीष जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।